प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हमारे इस्तेमाल की अशिया, थिंग्स इन डेली यूज़। आपकी किताब का ये चैप्टर नंबर 6 है और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात शशम के लिए, स्टैंडर्ड 6 के लिए मजमून है आप हमारा साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो ये हूँ मैं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा, और हमने जो है ये सिलसिला शुरू किया है ताकि आप लोग जो है मदारिस बंद होने के बावजूद भी तालीम से जुड़े रहें और आप जो है हमारे इन वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं अशिया और चीज़ों के बारे में। हमने देखे कि अशिया और चीज़ें जो हैं किस तरह से बनती हैं। अशिया जो है वो खुर्दबीनी ज़र्रात से बनी हुई होती हैं और चीज़ें जो है वो अशिया से बनती हैं। चीज़ों की जो है मखसूस शक्ल होती है और उनकी उसूल की ख़ास बनावट होती है, उस बिना पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को पहचानते हैं। आज देखते हैं मुस्तकिल तब्दीली के। क्या है मुस्तकिल तब्दीली? देखिए, रेत और चुनखड़ी से शीशा तैयार किया जाता है, लेकिन शीशे से दोबारा रेत और चुनखड़ी हासिल नहीं किया जा सकते। देखिए, ये जो रेत होती है इससे क्या तैयार किया जाता है? शीशा तैयार किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या अब इस शीशे से, जो एक बार शीशा तैयार हो गया, ग्लास तैयार हो गया, तो क्या इससे दोबारा रेत और चुनखड़ी हासिल होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, ये जो इस तरह की कांच होती है या कांच के जितने भी बर्तन होते हैं, ये तमाम रेत और चुनखड़ी से ही बनाए जाते हैं। तो क्या अब इस कांच से हम दोबारा इसे पिछली वाली हालत में ला सकते हैं? क्या रेत और चुनखड़ी इनसे दोबारा हासिल किए जा सकते हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं। हरी मिर्च, हरे टमाटर कुछ वक्त के बाद जो है सुर्ख होते हुए आपने देखे होंगे। देखिए, हरे टमाटर जो है होते हैं, जब दरख्त पर लगते हैं ये टमाटर, छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं, तो ये उस वक्त हरे होते हैं और कुछ वक्त के बाद जो है ये सुर्ख हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हरी मिर्च आपके घर में आती है, अम्मी खाना पकाने, सब्जी बनाने के लिए हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन अगर बहुत दिनों तक हरी मिर्च जो है वो रखी रहे, इस्तेमाल ना हो, तो धीरे धीरे जो है वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है, लाल हो जाती है वो। तो क्या ये लाल मिर्च दोबारा से हरी हो सकती है, या जो लाल टमाटर है वो दोबारा से हरे हो सकते हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो इंसान की बनाई हुई अशिया बनाते वक्त मुख्तलिफ कीमियाई अमाल की वजह से अज्जा की खासियत तब्दील हो जाती है। ये तब्दीली कीमियाई तामुल की वजह से होती है, यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो चीज़ है, जो शय है जिससे हमने कोई और दूसरी शय बनाए हैं, तो उसकी खुसूसियत पूरी तरह से बदल जाती है। खुसूसियत में ये तब्दीली जो होती है वो मुस्तकिल तौर पर होती है, यानी नई अशिया से दोबारा बुनियादी शय हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए इस तब्दीली को मुस्तकिल तब्दीली कहते हैं। जैसे कि दूध से दही का बनाना या दूध से जो है चीज़ बनाना। तो दूध से जब हम चीज़ हासिल करते हैं, चीज़ जो आप लोग खाते हैं ना, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस वगैरह में, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो क्या उस चीज़ को दोबारा दूध में तब्दील किया जा सकता है? उस दही से दोबारा दूध हासिल किया जा सकता है क्या? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो ये क्या, किसकी मिसाल है? ये मुस्तकिल तब्दीली की मिसाल है। अशिया की तैयारी। अब देखते हैं अशिया तैयार कैसे है। तो आज सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रबर के बारे में, कि रबर जो है उसकी तैयारी किस तरह से होती है। रबर जो होता है ये दो किस्म का होता है, एक होता है कुदरती रबर और एक होता है मसनूई रबर।
रबर के दरख्त के अफराद से जो है कुदरती रबर बनता है। इस अफराद को लेटेक्स कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद और उसकी जो है मखसूस बू होती है। देखिए दरख्त जो होते हैं इस तरह से आपने अक्सर देखे होंगे आपके गाँव में भी कि उसके नीचे कुछ टोकरियां लगी हुई होती हैं और दरख्तों से कोई चीज़ जो है वाइट वाइट टपक रही होती है। तो ये दरख्त के अफराज होते हैं जिनसे ये कुदरती रबर हासिल किया जा सकता है। और इस अफराज को जो है लेटेक्स कहते हैं। इसका रंग जो है सफ़ेद होता है और इसकी बू कुछ अलग ही जो है इसकी बू होती है। रबर जो है ये एक कुदरती शय है और ये ख़ास दरख्त के अफराज से जो है बनता है। रबर के जो दरख्त होते हैं वो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। बाद में ये दरख्त दूसरे ममालिक में भी लगाए गए। इस दरख्त का नबाती नाम जो है ह्यूयो ब्राज़िलियानेसिस है और भारत में केरला में जो है रबर की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से रबर के जो दरख्त होते हैं उसकी छाल जो है थोड़ी सी निकाली जाती है और इस तरह से रास्ते बनाए जाते हैं और फिर उसके नीचे जो है एक छोटा सा पॉट रखा जाता है जिसमें ये जो रबर होता है कुदरती रबर वो उसमें टपक टपक कर जमा होना शुरू हो जाता है। देखिए इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरह से जो है तकरीबन तमाम दरख्त जो होते हैं उन दरख्तों पर क्या किया जाता है उसकी छाल को थोड़ा सा निकाला जाता है और इस तरह से एक रास्ता जो है बनाया जाता है नली की तरह और नीचे एक पॉट रखा जाता है जिसमें वो रबर जो है जमा होता है। फ्रॉम द सेप ऑफ दिस ट्री वी गेट रबर। देख सकते हैं आप लोग। और फिर इस रबर को निकाल कर इससे केमिकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं मुख्तलिफ कीमियाई तामुलात के नतीजे में। फिर जो है रबर से मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह से कट्स लगाए जाते हैं, चैनल बनाए जाते हैं, गटर जो है फिर बनाई जाती है और नीचे लेटेक्स कप रखे जाते हैं जिसमें रबर इकट्ठा किया जाता है। चार्ल्स गुडईयर एक साइंसदान हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो है एक दफ़ा कुछ तजुर्बात कर रहे थे तो उनके हाथ से रबर और गंधक का आमेज़ा जो है गलती से जलते हुए स्टोव पर गिर गया। स्टोव बुझने के बाद उन्होंने देखा कि रबर ज़्यादा सख्त हो गया है और उसकी लचक भी कम हो गई है। यही तजुर्बा बिल्कुल उन्होंने फिर बाज़ाब्ता तरीके से किया। उसको उन्होंने वोल्केनाइजेशन की दरियाफ्त की। रबर के सख्त टायर की वजह से नकलो हमल में इनकलाब आ गया। देखिए चार्ल्स गुडईयर जो है उन्होंने एक साइंसदान है ये बहुत मशहूर, उनके हाथों से एक दफ़ा रबर और गंधक जो है साथ में स्टोव पर गिर गया। तो उन्होंने बाद में देखा कि रबर में गंधक मिलाने पर क्या होता है कि वो मज़ीद सख्त हो जाता है और उसकी लचक कम हो जाती है और इसकी वजह से वोल्केनाइजेशन की दरियाफ्त हुई। क्या है वोल्केनाइजेशन वो हम देखेंगे। तो रबर के सख्त टायर जो है इस वजह से बनाना मुमकिन हो गया जिसकी वजह से नकलो हमल की दुनिया में इनकलाब आ गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां बनने लगी जिसमें बड़े बड़े रबर के टायर लगे हुए होते थे। देख सकते हैं यहाँ पर वही तजुर्बा बताया गया है कि चार्ल्स गुडईयर जो है जब कुछ काम कर रहे थे तो उस दौरान किस तरह उनके हाथों से रबर जो है गिर गया, रबर और गंधक का आमेज़ा स्टोव पर। इनके नाम पर ही जो है उन्हें ऑनर किया गया और गुडईयर टायर एंड रबर कंपनी जो है बनाई गई। आप लोगों ने अक्सर जो टायर्स देखे होंगे उस पर गुडईयर लिखा हुआ होता है। देखिए इस तरह से अक्सर जो है टायर्स होते हैं तो उस पर गुडईयर लिखा होता है। तो ये गुडईयर जो है ये लिखा हुआ ये किसके नाम पर है? चार्ल्स गुडईयर के नाम पे है क्योंकि उन्होंने जो तजुर्बा किया था उसकी वजह से ही इस तरह से टायर्स बनाना जो है बहुत आसान हो गया। वोल्केनाइजेशन क्या है? ये इस तरीके में रबर गंधक के साथ जो है 3 से 4 घंटे तक गर्म किया जाता है।
रबर में सख्ती पैदा करने के लिए उसमें गंधक मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रबर के इस्तेमाल के लिहाज से गंधक का तनासुब अलग अलग होता है, जैसे मिटाने का रबर, रबर की गेंद, रबर के खिलौने, इन सब में गंधक का तनासुब अलग अलग होता है। जो रबर बैंड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत कम मिकदार में गंधक मिलाई जाती है। देखिए, इस तरह के जो रबर बैंड हम यूज़ करते हैं, इन रबर बैंड्स में गंधक बहुत कम होती है, इसलिए इस रबर में लचक बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम जब रबर बैंड को खींचते हैं तो वो तनता चला जाता है, जब छोड़ते हैं तो दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ जाता है, क्योंकि इसमें लचक ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें गंधक का तनासुब सबसे कम है। इसके अलावा मिटाने वाला जो रबर होता है, रबर के बॉल्स होते हैं, रबर के बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, रबर के जो टायर्स होते हैं, इन सब में गंधक का तनासुब उनकी खासियत के मुताबिक, चीज़ों की खुसूसियत के मुताबिक अलग अलग होता है। टायर जब बनाए जाते हैं तो उसमें गंधक का तनासुब काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि रबर बैंड्स वगैरह में गंधक का तनासुब काफ़ी कम होता है। देखिए, वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, नेचुरल रबर, और उसमें 3 to 5% जो है सल्फ़र मिलाया जाता है। उस चीज़ के मुताबिक, जो चीज़ आपको इससे तैयार करनी है उसके मुताबिक इसमें सल्फ़र की मिकदार घटाई और बढ़ाई जाती है। सल्फ़र यानी गंधक। कागज़। अब देखते हैं कागज़ किस तरह से बनता है। कागज़ जो है ये भी इंसान की बनाई हुई बहुत अहम शय है, बहुत अहम ईजाद है। घास, लकड़ी, कपड़े के टुकड़े, रद्दी कागज़ जैसी अशिया के सेल्यूलोज धागे एक दूसरे से उलझे होने की वजह से उनका जो है जाल तैयार हो जाता है। तो ये जो जाल बनकर तैयार हो जाता है वही शय कागज़ कहलाती है। ये धागे सेल्यूलोज धागों के तौर पर जाने जाते हैं। यानी किन किन चीज़ों से कागज़ बनता है? घास से, लकड़ी से, कपड़े के टुकड़ों से, रद्दी कागज़ वगैरह से। कागज़ किस तरह बनता है? कागज़ बनाने के लिए सनोबर जैसे मखरूत नुमा दरख्तों का इस्तेमाल होता है। सनोबर के दरख्त, जिसे पाइन ट्री भी कहते हैं, ये पाइन ट्रीज़ का इस्तेमाल होता है कागज़ बनाने के लिए। कागज़ बनाने के लिए सनोबर जैसे मखरूत नुमा दरख्तों का इस्तेमाल होता है। उन दरख्तों को जो है काटा जाता है। काटने के बाद दरख्तों के तनों की छाल निकाल ली जाती है और छाल निकाल कर उसके बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, छोटे छोटे बारीक टुकड़े किए जाते हैं और फिर मखसूस कीमियाई मादों का आमेज़ा काफ़ी अरसे तक भीगने के लिए रखा जाता है। यानी मखसूस कीमियाई मादों के अंदर ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं ये उसमें भिगाकर जो है रखे जाते हैं, जिसके नतीजे में उसकी जो है लुगदी तैयार होती है। कीमियाई अमल होने पर उस लुगदी का रेशेदार मादा जो है अलग होता है और उसमें कुछ रोगनियात मिलाए जाते हैं। फिर उसे रोलर से गुजारने पर लुगदी जो है वो आगे बढ़ती है और खुश्क होकर कागज़ की शक्ल में लिपटती जाती है और इस तरह से कागज़ तैयार होता है। देखिए, कागज़ की तैयारी बताई गई है। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, दरख्त के तनों की जो है छाल निकाली जा रही है, फिर उसकी रोगनकारी की जा रही है, फिर जो है उसे कुछ खास केमिकल में मिलाकर रखा जाता है लकड़ी के टुकड़ों को, और जिससे उसकी लुगदी तैयार होती है और रोलर के ज़रिए लुगदी को जो है चपटा किया जाता है और इस तरह से कागज़ के रोल तैयार होते हैं। कागज़ और दरख्त, इन दोनों का बहुत करीबी रिश्ता है, इसलिए दरख्तों को बचाने के लिए कागज़ बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कागज़ और दरख्त जो है बहुत करीबी रिश्ता, हम कह सकते हैं कि जब एक दरख्त कटता है तो उससे तकरीबन 12,000 पेपर्स बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि दरख्त जो है वो कटाई दरख्तों की कम से कम हो, तो इसलिए हमें कम से कम कागज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। बिलावजह कागज़ को फाड़ना नहीं चाहिए। बयास के सादे कागज़ जो होते हैं उन्हें बिल्कुल भी फाड़ना नहीं है। कोरे कागज़ात के साथ पुरानी बयाज़ों को रद्दी में मत डालिए। देखिए, बिला वजह जो है अक्सर बच्चे ये करते हैं कि कागज़ों को फाड़ते हैं, फाड़कर उससे खेलते हैं, उनके बारीक बारीक टुकड़े बनाकर फेंक देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट वेस्ट पेपर, सेव एनवायरनमेंट। ताकि ये हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा माहौल जो है वो दरख्तों से हरा भरा रहे।
اس کے علاوہ اشتہاری کاغذ کی پشت، ڈاک کے لفافوں کی اندرونی کوری سطح، کیلنڈر کے پیچھے کی سطح، اس طرح کے کچھ جو ہے لکھنے کے لائق صفحات کا جو ہے ہم معمولی باتیں نوٹ کرنے کے لیے یا کور چڑھانے کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح ان کا مکمل استعمال کیے بغیر انہیں ردی میں نہیں ڈالنا چاہیے یا انہیں جلانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ہم جو ہے اکثر ہمارے گھر میں کیلنڈر آتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، جبکہ اس کی پچھلی سطح جو ہے وہ کوری ہوتی ہے، تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس پر کور چڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر ہمیں کچھ چھوٹی موٹی باتیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، کچھ لکھنا ہے، ڈرائنگز بنانی ہے، تو ہم اس کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے اطراف میں جو پیپر نظر آ رہے ہیں ان کا دوبارہ سے استعمال ضرور کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے کاغذ کا استعمال کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تختی اور قلم کا استعمال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو کاغذ چننے والے ہوتے ہیں اور جو ردی لینے والے ہوتے ہیں وہ بالواسطہ طریقے سے اس دولت کے دوبارہ مناسب استعمال میں ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اکثر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے ردی والے یا کباڑی والے ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں پر آ کر ردی جو ہے پوری جو کاغذات اب کسی کام کے نہیں رہے ہیں وہ کاغذات جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے بھی دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے پر بچے عموماً کاغذ جو ہے چن رہے ہوتے ہیں اور کاغذ چن کر اپنی تھیلی میں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کاغذ چننے والے ہیں یا یہ ردی جو خرید لینے والے ہیں جن سے ہم اپنی ردی جن کو بیچ دیتے ہیں، دراصل یہ لوگ جو ہے یہ جو درختوں کی دولت ہے اس کو اس کے مناسب استعمال میں ہماری مدد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ردی ہوتی ہے پھر یہ دوبارہ ریسائیکل ہوتی ہے، اس سے نئے کاغذات بنائے جاتے ہیں، یا یہ جو کاغذ چننے والے ہوتے ہیں یہ کاغذ چن کر جو ہے اسے فیکٹریوں تک پہنچاتے ہیں، پھر اس سے جو ہے بیکار کاغذ سے دوبارہ نیا کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ تو ریممبر ٹو ریسائیکل پیپرز کو جو ہے ہمیں جلانا نہیں ہے، اسے ہمیں ریسائیکل کرنا ہوتا ہے تاکہ درختوں کی کٹائی کم سے کم ہو۔ بھارت میں اخباری کاغذ بنانے والا پہلا کارخانہ جو ہے سن 1955 میں نیپا نگر مدھیہ پردیش میں قائم کیا گیا۔ اس کے پہلے تک جو ہے اخباری کاغذ نہیں بنتے تھے، سن 1955 میں بنا سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ سون گڑھ گجرات میں بھی کاغذ جو ہے بنتا ہے۔ مہاراشٹر میں ہمارا اسٹیٹ مہاراشٹر ہے، اس میں جو ہے چندر پور کے قریب بلار پور میں بھی کاغذ بنانے کے کارخانے موجود ہیں۔ تو جن کا گاؤں جو ہے چندر پور کے قریب ہو وہ وہاں جا کر جو ہے ضرور ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ کاغذ کس طرح سے تیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیو بھی اویلیبل ہے، آپ جو ہے دیکھ سکتے ہو پیپر میکنگ کے، پیپر کس طرح سے تیار ہوتا ہے۔ تلاش کیجیے کاغذ کی ایجاد کہاں ہوئی۔ کچھ سوال جو ہے تلاش کیجیے کے تحت آپ کی کتاب کے درمیان میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کاغذ کی ایجاد کہاں ہوئی بتانا ہے۔ تو لوگوں کے قریب اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ کاغذ جو ہے سب سے پہلے چائنا نے ایجاد کیا۔ پیپر واز انوینٹڈ ان چائنا AD 105 بائی دا چائنیز یون کائی لون، جو ہے ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے پیپر کی ایجاد کی، اور یہ جو پیپر بنایا گیا اٹ واز تھن weighted form flat made in porous molds from macerated vegetable fibers کے ذریعے یہ بنایا گیا تھا۔ جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ کاغذ جو ہے یہ بنا ہے پیپرس اس ورڈ سے۔ پیپرس یہ ورڈ جو ہے یہ اوریجن ہے، اور یہ اوریجنل ورڈ ہے جس سے ورڈ جو ہے پیپر بنا ہے۔ یہ ایک بہت پرانے زمانے میں جو ہے ایک پلانٹ ہوا کرتا تھا، ویجیٹیبل پلانٹ، اس سے جو ہے یہ بنایا جاتا تھا، اور ایجپشن جو لوگ ہوتے تھے وہ اس درخت کی چھال کا استعمال لکھنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس درخت سے وہ لوگ جو ہے باسکٹ، سینڈل، پینٹ اور روپس اور بوٹس وغیرہ بھی تیار کرتے تھے۔ تو کچھ کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا میں اس کی ایجاد ہوئی، جبکہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایجپٹ میں جو ہے مصر میں جو ہے اس کی ایجاد ہوئی ہے۔
ماحول کو بچانے کے لیے درختوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ درختوں کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کاغذ کو بچانا ہے، اس لیے کاغذ کا استعمال کفایت سے ہمیں کرنا چاہیے۔ کاغذ کا استعمال پورا کیجیے۔ کاغذ کو دوبارہ دور یعنی ری سائیکل جسے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھنک بیفور یو پرنٹ، کسی بھی چیز کا پرنٹ نکالنے سے پہلے جب ہم پرنٹ نکالتے ہیں تو دراصل اس وقت ہم ایک کاغذ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہم اس کاغذ کو وہ پرنٹ جو ہے بیکار ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح سے ایک کاغذ جو ہے ویسٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے کاغذ کا بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کاغذ جو ہے ایک درخت کے کٹنے کے بعد تیار ہوا ہے۔ ہاؤ ٹو سیو فارسٹ کو ہم کس طرح سے سیو کریں گے؟ وین وی سیو پیپر وی ول آٹومیٹیکلی سیو فارسٹ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنگلات کی حفاظت کریں تو ہمیں سب سے پہلے پیپر کا بہت ہی کفایت شعوری سے استعمال کرنا ہوگا۔ ہم نے آج کے اس سبق میں کیا سیکھے؟ ہم قدرتی اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ قدرتی اشیاء حیاتی یا غیر حیاتی ہوتی ہیں، اور حیاتی اشیاء حیوانی یا نباتی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پہلے ویڈیو میں دیکھے تھے۔ ربر، کاغذ اور مصنوعی دھاگے جیسے انسان کی بنائی ہوئی اشیاء ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی اشیاء تیار کرتے وقت بہت سارے جو ہے مخصوص طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے جو ہے اس سبق میں سیکھے۔ اب یہ سب کے لیے ہے کہ سائنس پڑھتے وقت آپ نے خود سب کچھ سمجھا اور جانا، لیکن دوسروں کا کیا؟ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پیپر جو ہے وہ درختوں سے بنتا ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں سائنس پڑھنے سے پتہ چلتی ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کو پتہ چل گئی، لیکن آپ کے گھر والوں کو نہیں پتہ ہے، آپ کے دوستوں کو نہیں پتہ ہے، آپ کے امی ابا کو نہیں پتہ ہے۔ کیا سب کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہر واقعے کے پیچھے جو ہے سائنس ہوتی ہے۔ ہم جو بھی اپنے اطراف میں واقعات دیکھتے ہیں کہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، دراصل اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو یہ بات سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے آپ نے جو بھی سمجھا ہے وہ سب کو بتائیے اور سمجھائیے، اور اسی لحاظ سے برتاؤ بھی کیجیے۔ یعنی ہر چیز کے لیے ہمارا سائنٹیفک اپروچ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو کچھ ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی کیا سائنٹیفک ریزن ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جو ہے ہر چیز کے پیچھے کا سائنسی پہلو خود بھی سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اور یہ چیز ہمارے برتاؤ سے بھی ظاہر ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے ایک سائنس پڑھنے والے طالب علم ہیں اور آپ اسی کے مطابق سوچتے ہیں۔ تو بچوں، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ یہ سبق ہمارا یہیں پہ ختم ہو گیا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اور آپ جو ہے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کیسا لگا ہمارا ویڈیو۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ڈراپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب ضرور دیے جائیں گے۔ اور آگے بھی آپ کو تمام ویڈیوز ہمارے اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد سائیڈ میں دیا ہوا جو بیل آئیکن ہوتا ہے اس پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔